आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे। लातूर में खौफनाक मामला, 5 किलोमीटर तक बाइक का किया पीछा, मां और 3 साल के बच्ची को कार से रौंदा, धर्म का मामला आया सामने। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय में तीसरी मंजिल से कूदे, अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाया कदम। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की है आदत। कांग्रेस में शामिल होने पर अशोक तंवर की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, बीजेपी पर साधा निशाना। अमेठी में दलित परिवार की हत्या से मचा हड़कंप, सांसद किशोरीलाल शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल। इधर ईरान इजरायल में जंग तो उधर अलग ही मूड में किंग जोंग, बोले फोड़ दूंगा परमाणु बम। अब खबर विस्तार से। सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे, साथ ही आदेश देंगे कि सब पर फिर से बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता की यथास्थिति बरकरार रखने की मांग ठुकरा दी है। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मामला 2003 से चल रहा है। मुस्लिम समाज में समस्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में दरगाह, मंगरौली, शाह बाबा, ईदगाह, प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित अवैध विध्वंस पर हवाला दिया गया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। गुजरात की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये तोड़फोड़ अभियान अदालत द्वारा 17 सितंबर के आदेश में सार्वजनिक स्थानों और जल निकायों से सटी भूमि पर अतिक्रमण के लिए बनाए गए हैं अपवाद के अंतर्गत आता है। मामले का विषय सरकारी भूमि है। बेदखली की कार्रवाई 2023 में शुरू की गई थी। महाराष्ट्र के लातूर में एक रोड रेज की घटना में 3 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं महिला का पति और 6 साल का बेटा घायल हो गए। घटना को लेकर कार सवार 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना 29 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार उनके बाइक का कार सवार आरोपियों ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया, जिसके बाद उसे टक्कर मार दी। कार सवारों ने टक्कर मारने से पहले धार्मिक अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हादसे में घायल 35 वर्षीय सादिक शेख का कहना है कि आरोपियों ने टक्कर मारने से पहले कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों और कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 29 सितंबर की शाम को सादिक शेख अपनी पत्नी, 6 साल के बेटे और 3 साल की बेटी नादिया के साथ औसा में अपनी बहन से मिलकर लौट रहे थे। इस दौरान एक कार अचानक उनकी बाइक के सामने आ गई। शेख के मुताबिक कार सवार लोगों ने शराब पी रखी थी। उस दौरान लोगों ने उनके साथ बहस की, जिसके बाद फिर से शेख ने बाइक चलाना जारी कर दिया। कार चालक युवकों ने उनका पीछा किया और बुढ़ावा गांव के पास उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में इकरा और नादिया की मौत हो गई। वहीं शेख और अहद को लातूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार को शुरुआत में लगा कि कोई हादसा है, लेकिन जब शेख को होश आया तो उन्होंने अपने भाई को बताया कि उनके धर्म की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। हादसे से पहले उनकी कार सवारों से बहस हुई थी। उनकी पत्नी ने बुर्का पहना हुआ था, इसीलिए आरोपियों ने उन्हें धार्मिक गालियां दी और मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही थी। महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजीत पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवर छत से कूद गए और सुरक्षा जाली पर अटक गए। धरगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। उनका कहना था कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए नाराजगी में वह मंत्रालय से कूद गए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन से आदिवासी विधायकों में गुस्सा दिख रहा है। आज कैबिनेट का दिन है और सभी विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी आज मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। ऐसे में नाराज विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आज फिर से मंत्रालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी के
इसलिए गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरहरी झिरवल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी कूद गए। हालांकि जाली होने की वजह से सभी नेता बाल बाल बच गए। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी को जाली से हटवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए आज एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। कोर्ट ने इस मामले पर जांच में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें सीबीआई, पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारी शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई हो तो यह अस्वीकार्य है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है। पॉलिटिक्स का गरज नहीं है, कुछ पॉलिटिक्स करने का गरज नहीं है, लेकिन जो दोषी है उनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली हिंदू आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने वाली मामला है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कड़े से कड़ी एक्शन लेना जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को यह सम्मान दिया गया है। बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया। वर्षों से मांग की जा रही थी कि मराठी भाषा को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं ने पिछले 30 से 35 वर्षों से हर मुख्यमंत्री और हर राज्य सरकार ने यह मांग की है। बड़ा सम्मान है मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं, मराठी और बंगाली को दिया है, असमी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा को दिया है। ऐसे 5 भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय का केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बाला साहब ठाकरे जी की भाषा है। तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए, अभिजात भाषा का हमारी मांग रही। और लगभग राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था, तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा यह मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है। शिवसेना भी उसमें शामिल रही और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा, या गृह मंत्री जी को, या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है। इतने लोग मरे इस देश में, महाराष्ट्र में। देखिए, बात मराठी भाषा की है, वैसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की मराठी भाषा और मराठी मानुष को सम्मान देने के लिए। ये मत भूलिए, अपने कागज पर किया है, बाला साहब ठाकरे ने जमीन पर किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से जो पूरे उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार बाहर जा रहा है, उसको रोकिए। मराठी भाषा के साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को अशोक तंवर ने झटका दे दिया। उन्होंने बीते कल कांग्रेस में वापसी की, जिसके बाद तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी जाति और धर्म का सहारा ले रही है। बीजेपी ने संविधान के प्रति आस्था नहीं है। अशोक तंवर ने कहा, राहुल गांधी संविधान को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दिशा देने का काम किया है। पिछले दिनों हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा। कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है।
और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ। ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसको देख करके और हमें और ज्यादा मैं समझता हूं कि हाथ हुआ। और यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया, कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इलाके में 29 वर्षीय महिला से रेप की चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। घटना बीते 22 सितंबर की रात की है, जब पीड़ित महिला CSMT स्टेशन के बाहर अकेली थी। उस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति महिला के पास आए। उनमें से एक ने महिला का मुंह पकड़ दबा दिया। महिला ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की है। हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो गई है, चरमरा गई है, क्योंकि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का ध्यान कानून व्यवस्था पर बिल्कुल नहीं है। अभी अभी जो घटना देर रात से पुणे के कोंडवा से आ रही है कि हमारी एक बहन जो 21 वर्ष की थी, उसके साथ 3 अज्ञात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, मारपीट की। मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई। हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं। और आज ये घटना सुनने आ गई। मतलब ये जो महायुति की सरकार है, ये क्या चाहती है? एक तरफ कहती है लाडली बहन योजना, दूसरी तरफ अपनी लाडली बहन की इज्जत नहीं बचा पा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और हम अगर विपक्ष के नाते उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। आरोपी कब पकड़े जाएंगे, कौन लोग थे, ऐसा दुस्साहस क्यों किया उन्होंने? ये सारी चीज पूछने का एक आम जनमानस होने के नाते, विपक्ष होने के नाते हमारा अधिकार है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो सरकार की हम एक प्रकार से सराहना भी करते हैं, लेकिन अगर सरकार किसी प्रकार से उदासीन हो गई है, सरकार एक निष्क्रिय हो गई है, तो उसको घेरने का भी हमारे ऊपर दायित्व है। ये जो पुणे की घटना हुई है कल देर रात की, बहुत ही मन दुखी करने वाली है, द्रवित करने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ने कहा, आज मैंने प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए मां मनसा देवी की पूजा की है। यह त्यौहार हमारी संस्कृति से जुड़ा है। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से निकले और मतदान करें। आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक माहौल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प पत्र को लोगों तक पहुंचाने में मजबूती से काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। मैं इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो प्रचार हुआ है, हमारा हर लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, घर घर जाना, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके कि पार्टी का, हमारी सरकार का विजन क्या रहने वाला है, उस विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है। प्रदेश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को पुनः नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब हर माह प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये शुल्क देना होगा। जल शक्ति विभाग ने अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी मंडलों को सीवरेज का प्रति सीट के हिसाब से शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इस पे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। अब इस पर सीएम का बयान सामने आया है। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। वो सीटों को 25 रुपए वाली बात भी कही गई नहीं, ये गलत बात है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के मकसद से राष्ट्रीय राजधानी में आज से पराली को निःशुल्क गलाने का काम शुरू कर दिया है। आतिशी कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पराली गलाने के लिए दिल्ली के किसानों को निःशुल्क बायो डिपोजर मुहैया कराए जाएंगे ताकि प्रदूषण पर काबू पाना संभव हो सके। मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो जल्द ही प्रदूषण को लेकर दिल्ली पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाएं। बैठक में पराली जलाने के वैकल्पिक उपायों पर विचार करने और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा की जाएगी। सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली में गाड़ियों को प्रदूषण कम करने के लिए 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें आज सड़कों पर चला रही है। जो धूल प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए 7 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रही है। आज नरेला के पल्ला गांव से पराली को गलाने का अभियान शुरू किया गया है। पूरे दिल्ली में 5000 एकड़ खेतों में बायो डिकम्पोजर के छिड़काव का सरकार ने निःशुल्क इंतजाम किया है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। आगामी दिनों में पूरे दिल्ली में पराली पे छिड़काव किया जाएगा। दिल्ली के अंदर हम बायो डिकम्पोजर छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन बगल के राज्यों में जो पराली जल रही है उसके लिए केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो जल्द ही सभी मंत्रियों की ज्वाइंट बैठक बुलाए, जिसमें पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों को बुलाया जाए। थैंक यू। यूपी के अमेठी में दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस वारदात को लेकर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में हूं और उनके समस्याओं को समझ रहा हूं। यह घटना एक गंभीर अपराध है और इसमें रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही है। अभी क्योंकि राहुल जी से कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए। तो मैंने कल से ही मतलब जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया। तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की राजधानी के अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें बर्बरतापूर्वक तरीके से खदेड़ा गया। प्रदर्शन स्थल पर पहले लाइट बंद कर दी गई, फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। ग्वालियर चंबल की धरती से कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अराजकता हुई, ये एक तरह से तानाशाही है। आप देखो कि जिन अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया जी ने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा और गिरा दूंगा,
जिन अतिथि विद्वानों को चुनाव से पहले नियमित करने के लिए शिवराज जी ने बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। फिर ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3, तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी बहनों के साथ अत्याचार इस सरकार के दौरान हो रहे हैं, रोज 18 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और इसका जब विरोध अलग अलग तरीके से करते हैं तो हमारा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के मितेंद्र, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये मैसेज क्या है कि बहनों के बलात्कार होंगे और आम जनता आवाज नहीं उठा सकती है, इनके खिलाफ बात नहीं कर सकती है। अरे यही प्रदेश है जिसमें 1 साल की बच्ची से 15 साल की बच्ची के रेप में हम नंबर 1 आ गए। अरे ये मां शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, यूथ यहाँ का आवाज नहीं उठाए, यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाए, तो फिर कौन उठाए? आपके कानों में तो जू रेंग नहीं रही है, आपका प्रशासन तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में मितेंद्र पर एफआईआर करना, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, इसकी मैं निंदा करता हूं और मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो विपक्ष का दायित्व है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जहां तक प्रश्न है, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी अमेरिका द्वारा प्योंगयांग के क्षेत्र पर हमला किया जाता है तो उनकी सेना बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगी। साथ ही उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को एक असामान्य व्यक्ति करार दिया। किम जोंग का ये बयान उस समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा कि अगर दुश्मन डीपीआरके की संप्रभुता पर अतिक्रमण करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने का प्रयास करता है तो डीपीआरके बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास मौजूद सभी आक्रामक बलों का उपयोग करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार समिति के मुताबिक किम जोंग उन ने बुधवार को विशेष अभियान बल की एक इकाई का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर दक्षिण कोरिया उनकी संप्रभुता पर अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो उनकी सेना बिना किसी हिचकिचाहट के परमाणु हथियार सहित सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने उनके शासन के अंत की बात कही थी। साथ ही किम जोंग उन ने यूं सुक योल के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन के बारे में जोर शोर मचाने की भी आलोचना की थी। फलस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार देर रात बताया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर तुलकर्म में हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। फलस्तीनी प्रशासन की ओर से संचालित समाचार एजेंसी वफा ने कहा, हमला तुलकर्म शहर के शरणार्थी कैंप के स्थित एक कैफे को निशाना बनाकर किया गया, जहां कई नागरिक मौजूद थे। इजरायली सेना का कहना है कि वायुसेना ने तुलकर्म शहर में अपनी शिनबेर सुरक्षा सेवा के साथ संयुक्त अभियान के तत्काल तहत हमला किया था और हमले में तुलकर्म शहर में हमास के प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण लोग मारे गए हैं। एक समाचार एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हमले में कई परिवारों के बच्चों और बुजुर्गों की मौत हुई है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इजराइल ने 3 मंजिला इमारत में मौजूद एक कैफे को निशाना बनाया। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।